हेलो दोस्तों, मैं हूँ जीवराखन और आज आप जानने वाले हैं मध्यकालीन भारत अवधि की परिभाषाओं में व्यापक रूप से भिन्नता है और आंशिक रूप से इस कारण से कई इतिहासकार अब इस शब्द को प्रयोग करने से बचते हैं। अधिकतर प्रयोग होने वाली पहली परिभाषा में मध्यकालीन युग को 6वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। दूसरी परिभाषा में मध्यकालीन युग को 13वीं शताब्दी से मध्य 18वीं शताब्दी तक माना जाता है और अधिकतम इतिहासकार इस पर सहमत है। वे इसमें अपने कुछ परिवर्तन कर नए काल विभाजन तर्क भी देते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को दो कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभिक मध्यकाल 650 से लेकर 1200 ईस्वी तक एवं गत मध्यकाल या मध्यकाल 1200 से 1750 ईस्वी तक रहा। मध्यकाल के प्रारंभ को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद, जहां कुछ इतिहासकार इसे गुप्त राजवंश के पतन के बाद 5-6वीं शताब्दी के बाद से शुरू हुआ मानते हैं, जबकि कुछ इसे 7-8वीं शताब्दी से शुरू हुआ मानते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद और दिल्ली सल्तनत के शुरू होने के बीच भारतवर्ष कई छोटे राज्य में बटा हुआ था। हालांकि कई साम्राज्यों ने इसे पुनर्गठित करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं कर सके। इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट साम्राज्य के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष और भारत पर मुस्लिम आक्रमण का शुरुआत रहा। उस दौर के कुछ राजवंश जिन्होंने शासन किया। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के प्रमुख राजवंश हुए। राष्ट्रकूट राजवंश, ये कन्नड़ शाही राजवंश 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन करता था। इसी दौर में एलोरा, महाराष्ट्र का निर्माण किया गया। गुर्जर प्रतिहार राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन एवं मध्यकालीन दौर के संक्रमण काल में साम्राज्य स्थापित करने वाला एक राजवंश था, जिसके शासकों ने मध्य उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर मध्य 8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच शासन किया। पूर्वी चालुक्य 7वीं से 12वीं शताब्दी तक एक दक्षिण भारतीय तेलुगु राजवंश, जिसका राज्य वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित था। पल्लव राजवंश कांचीपुरम में केंद्रित 6वीं से 9वीं शताब्दियों तक तेलुगु और कुछ तमिल क्षेत्रों के महत्वपूर्ण शासक रहे। पाल राजवंश बंगाल में 8वीं से 12वीं शताब्दी तक के अंतिम प्रमुख बौद्ध शासक थे। 9वीं सदी में अधिकांश उत्तर भारत में इनका नियंत्रण था। चोल राजवंश 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच एक दक्षिण भारतीय साम्राज्य जो तमिलनाडु से शासन करता था। अपनी स्वर्णकाल पर इसने अपने शासन को दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों तक विस्तारित किया था। पश्चिमी चालुक्य प्रतीच्य चालुक्य पश्चिमी भारत का राजवंश था, जिसने 216 वर्ष राज किया। कलचुरी राजवंश प्राचीन भारत का विख्यात था। इस वंश की शुरुआत राजा ईश्वर सेन उर्फ महाक्षत्रप ईश्वर दत्त ने की थी। कलचुरी नाम से भारत में दो राजवंश थे, एक मध्य एवं पश्चिमी भारत में, जिसे चेदी है या उत्तरी कलचुरी कहते हैं, तथा दूसरा दक्षिणी कलचुरी, जिसने वर्तमान कर्नाटक के क्षेत्रों पर राज्य किया। पश्चिम गंग वंश प्राचीन कर्नाटक का एक राजवंश था। ये पूर्वी गंग वंश से अलग थे। पूर्वी गंग जिन्होंने बाद के वर्षों में ओडिशा पर राज्य किया। आम धारण के अनुसार पश्चिम गंग वंश ने शासन तब संभाला जब पल्लव वंश के पतन उपरांत बहुत से स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। इसका एक कारण समुद्रगुप्त से युद्ध भी रहे थे। इस वंश ने 385 से 585 तक सार्वभौम राज किया था। इनकी राजधानी पहले कोलार रही, जो समय के साथ बदलकर आधुनिक युग के मैसूर जिला में कावेरी नदी के तट पर तालकाट स्थानांतरित हो गई थी। पूर्वी गंगवंश भारतीय उपमहाद्वीप का एक हिंदू राजवंश था। उन्होंने कलिंग को राजधानी बनाया। उनके राज्य के अंतर्गत वर्तमान समय का संपूर्ण उड़ीसा तो था ही, इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के भी कुछ भाग थे। इनका शासन 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक रहा। उनकी राजधानी का नाम कलिंगनगर था, जो वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिला का श्रीमुखलिंगम है। पहले यह उड़ीसा के गंजम जिले में था। पूर्वी गंगवंश के शासक कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। होयसल राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। इसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक राज किया। होयसल शासक पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र वाशिंदे थे, पर उस समय आसपास चल रहे आंतरिक संघर्ष का फायदा उठाकर उन्होंने वर्तमान कर्नाटक के लगभग संपूर्ण भाग तथा तमिलनाडु के कावेरी नदी की उपजाऊ घाटी वाले हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया। इन्होंने 317